जरिश बलूच हॉस्पिटल से घर आ चुकी थीं। अब वो सब हवेली जा रहे थे। जरिश बलूच की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब कुछ बदल गया था। जिस घर में वो पूते की उम्मीद लिए आई थीं, वहाँ से इन्हें बेटी के रूप में चाहत और पूते की ख्वाहिश में बराक मिल गया था। खुशी के मारे इनके पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे। चाहत की घर वापसी के मान जाने पे वो बहुत पुरउम्मीद थीं कि अब इनके बेटे यारम बलोच की ज़िंदगी में भी रूठी हुई खुशियाँ वापस लौट आएंगी। वो दिल में इन दोनों की खुशगवार ज़िंदगी के लिए दुआगो थीं। वो बहुत मुतमईन थीं। चाहत और सिसी दोनों इनके साथ पिछली सेट पे बैठी थीं। वो चाहत के सिपाट चेहरे की तरफ देख रही थी, फिर सिसी के चेहरे की तरफ देखा। इसके चेहरे पर बहुत खुशी और चमक थी। आतिश गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि यारम साथ वाली सीट पे बराक को अपनी गोद में लिए बैठा। कभी इसके साथ खेलता तो कभी इसे फेडर से दूध पिलाता। इसे ये सब बहुत नया और अच्छा लग रहा था। इसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि इसका एक प्यारा सा बेटा भी इस दुनिया में आ चुका है। वो बार बार इसके सर पे बूसा लेता। बराक भी कुछ ही वक्त में इससे काफ़ी मानस हो चुका था। वो यारम का मोबाइल पकड़कर इसी की शर्ट की फ्रंट पॉकेट में डालता और कभी निकालता हुआ इसके साथ खेल रहा था। चाहत बराक को यारम के साथ फरी होते देख अंदर ही अंदर पीच व ताप खाकर रह गई। रास्ते की तवालत की वजह से बराक अब थक कर यारम की गोद में ही सो चुका था। जर्श बलूच भी सेठ की पुश्त से सर लगाए आंखें मूंद गईं। आतिश ने फ्रंट मिरर पीछे बैठी सिसी पे सेट किया और ड्राइविंग के दौरान गाहे बगाहे इस पर भी नज़र डाल लेता। सिसी इसकी खुद उठती हुई नज़रें बखूबी महसूस कर रही थी, मगर सबकी मौजूदगी में चुप रही। इत्तेफाकन आतिश और सिसी की नज़र एक साथ एक दूसरे पे पड़ी तो आतिश ने इसे देखते हुए शरारत से आंख विंक की, तो सिसी ने इसे घूरी डाली, साथ ही मुस्करा दी। शर्म करो कुछ और ड्राइविंग पे ध्यान दो, यारम बलूच ने आहिस्ता आवाज़ में दानत पीस कर आँच से कहा और फ्रंट मिरर को तिरछा किए चाहत पे सेट किया। अब इसे मिरर से चाहत बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी। असल में आप ये कहना चाहते थे, मुझे भी मौका दो क्यों भाई, मैंने ठीक कहा ना? आतिश बलूच बज़ाहिर तो स्टीयरिंग पे हाथ रखे ड्राइविंग कर रहा था, साथ ही साथ यारम बलूच को टूंट भी मार गया। तू भी रहना, अपनी बीवी के बगैर इतने साल फिर देखूंगा तेरी भी हालत। यारम ने कटीली नज़रों से इसे देखते हुए जवाबन कहा। चाहत ने इसे खुद को तकता पाया तो खूनख्वार नज़रों से देखते हुए चेहरे का रुख फेर लिया। यारम बलूच के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट फैली। सफ़र तमाम हुआ और वो लोग हवेली में पहुंच गए थे। यारम बलूच अपने रूम में अकेला था। इसको चाहत और बराक के बगैर रूम खाली खाली लग रहा था। वो अभी तक कमरे में नहीं आए थे। वो शावर लेकर आया और बेड पर चित लेट गया और चाहत और इसके रवैये के बारे में सोचने लग गया। चाहत जर्श बलूच के साथ इनके कमरे में आ गई थी, क्योंकि वो सिर्फ इनके कहने पे इनके साथ आई थी। जर्श बलूच के कहने पे इसने थकान उतारने के लिए फ्रेश होने के लिए शावर लिया और ब्लैक कलर का इलाकाई कढ़ाई वाला रंगीन धागों से बना सूट पहना था, जो इसे जर्श बलूच ने दिया था। वो जानती थी ये कलर तो यारम बलूच का फेवरेट था, मगर इन्हें इनकार नहीं कर सकी। इसने जर्श बलूच की खुशी के लिए इनके दिए हुए गोल्ड के कंगन और हल्की सी चीन भी पहन ली थी। वो पहले भी ज़्यादा तैयार नहीं होती थी और अब भी नहीं हुई थी, लेकिन आज वो दिल से तैयार नहीं हुई थी, बस इसकी मजबूरी थी। ससी इसकी तरफ बहुत गौर से देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? इसने ससी को अपनी तरफ गौर से देखते पाकर पूछा। कुछ भी नहीं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो माशाअल्लाह, इसने मुस्कुराते हुए कहा। चाह, यारम भाईसा का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? ससी के सवाल पर वो एकदम चुप हो गई। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? इसको खामोश देखकर वो परेशान सी हो गई। सिसी, इसका रवैया बहुत अच्छा है मेरे साथ, लेकिन मुझे इसके इस रवैये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके प्यार से मेरी नफ़रत ख़त्म नहीं हो सकती और मैं कभी वो सब नहीं भूल सकती जो जुल्म इसने मुझ पे किया। वो एकदम फट पड़ी, इसका ज़ब्त ख़त्म हो गया था। लेकिन चाह, अब अगर तुम वापस इस घर में आ गई हो तो कैसे चलेगा ये सब और कितनी देर? तुम इनसे नफ़रत करो या मोहब्बत, रहना तो यही है ना? सिसी जानती थी कि यारम बलूच ने अच्छा नहीं किया, लेकिन ये भी हकीकत थी कि वो अब इसके बच्चे का बाप बन चुका था। इससे अपने किए की मुआफ़ी मांग चुका है और इसने सारी ज़िंदगी गुजारनी ही इसके साथ थी, तो फिर ये एतराज़ क्यों? जानती हूँ यहीं रहना है, लेकिन सिर्फ इनके बच्चे की माँ बनकर, मम्मी की बहू और बेटी बनकर
इनकी बैवी बनकर, नहीं क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता इन्हें मुआफ़ करने को, इसने रंजीदगी से कहा। वो भी जानती थी कि अब इसका यही घर है, मजबूरी ही सही रहना तो इधर है ही, लेकिन अपनी शर्तों पे। तुम यारम भाईसा को ये एहसास दिलाओ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है तुम्हारे साथ, मगर तुम्हारे और इनके दरमियान जुड़ा रिश्ता बहुत कीमती है। इसे ख़राब मत करना, वरना तुम्हारा बेटा रुल जाएगा। माँ बाप की लड़ाई के दरमियान ससी इसको आहिस्ता आहिस्ता समझा रही थी। वो चाहती थी कि चाह खुश रहे। वो चाहती थी चाहत नफ़रत भूल कर नई ज़िंदगी का आगाज़ करे। सुबह बहुत देर से इसकी आँख खुली थी। वो उठकर कमरे से बाहर आई तो उम्मा भी नाश्ता वगैरह बना चुकी थी। वो भी किचन में आ गई। इसको हवेली में दिलावर बलूच कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। उम्मा भी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? इसने इनसे पूछा। तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। वैसे भी बच्चियों के लिए दूध बनाने रात में बार बार उठती हो, तो मैंने सोचा अच्छे से नींद पूरी कर लो। उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया और काम में मसरूफ़ हो गईं। कैसे इन लोगों को इसने पराया कर दिया था। इसको बहुत दुख हो रहा था कि वो यहाँ से जाकर इन्हें भूल गई थी, इसलिए अब वो यहाँ रहकर वो कमी पूरी करने की कोशिश कर रही थी। उम्मा भी, आप लोगों ने तो मुझे बिल्कुल पराया कर दिया है, मैं बैठी हूँ आपकी। इसने रंजीदा लहजे में कहा। ऐसी बात नहीं हादिया, बैठी हो तुम हमारी, और तुम ये जानती हो तुम्हारे बाबा और मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकते। कभी भी तुम फिक्र न करो, बस अपने घर पे ध्यान दो। शादी के बाद लड़कियों को अपने शौहर का घर देखना पड़ता है, वहाँ के माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अपने आप को ढालना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि वहाँ का माहौल ऐसा नहीं होगा। जो तुमने इतना अरसा हमसे राब्ता नहीं किया, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा है कि तुमने समझदारी दिखाई। उन्होंने प्यार से कहा। इनकी आवाज़ में नमी घुल गई थी और गला रुंध गया था। वो भी दुखी थीं। उन्होंने आगे बढ़कर हादिया को गले लगा लिया था। हादिया भी रोते हुए इनके गले लग गई। वो ऐसे ही दोनों खड़ी थी जब दिलावर बलोच हवेली में आए और उन्होंने उम्मा बी से खाना लगवाने को कहा। खाना खाने के बाद उम्मा बी और दिलावर बलोच बातों में मसरूफ़ थे। जब मुलाजिम ने इनको हाथ बलोच के आने की इत्तला दी, दिलावर बलोच और हादिया दोनों आगे पीछे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। इन दोनों ने सलाम किया। हाथ बलोच ड्राइंग रूम के सूफे पे विराजमान था। इसने सर उठाकर हादिया को देखा। वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन वो ज़्यादा देर इसको यूं टिकट की बांधे देख नहीं सकता था, क्योंकि दिलावर बलूच भी ड्राइंग रूम में बैठे थे। उन्होंने हाथ बलूच से बहुत अच्छे और खुशगवार अंदाज में सलाम लिया और अहवाल दरियाफ़त किया। इम्मा भी चाय के साथ लवाजमात ले आएँ, तो सब ने हल्की फल्की गुफ्तगू के दौरान चाय से लुत्फ़ उठाया। चलें हादिया? इसने हादिया की तरफ देखकर इससे पूछा। जी, इसने बस इतना कहा। बेटा, आपने खाना तो खाया ही नहीं, शाम का खाना बन रहा है, खाकर जाना। एम्मा बी ने फिक्रमंदी से कि वो बहुत अजीब सी कश्मकश में थी। इनको ऐसे लग रहा था कि जैसे वो इसकी ठीक से खातिर मदारात नहीं कर पाएँ। अरे अम्मा बी, आप परेशान ना हूँ, मैं कौन सा आज आखिरी बार आया हूँ इस घर में, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। वो अम्मा बी की परेशानी समझ चुका था, इसलिए वो चलकर इनके पास आया और इनको प्यार से कहा। दिलावर बलोच और हादिया देख रहे थे वो कैसे प्यार से बात कर रहा था। आपसे कुछ पूछना था। हादिया अपनी जगह से उठकर हाथ के साथ वाले सूफे पे आकर बैठ गई और सवालिया अंदाज में बोली, कहो। वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। शमशीर बलूच को किसी ने बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इसी दिन जिस दिन मैं बाबा जान के साथ यहाँ आई, इस दिन इसकी लाश टकड़ों की सूरत बाजार में लटकी हुई मिली थी। ममानी जान और अमीना दोनों तो खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। इसकी ये हालत देखकर वो जो भी था, जैसा भी था, तो इनका बेटा और भाई ही इसकी मौत का काफ़ी गहरा सदमा पहुंचा था। इन्हें मैंने इसीलिए यहाँ इतना वक़्त गुजारा ताकि इनकी ढारिस बंधा सकूं। अब अमीना पहले से काफ़ी बेहतर है। अफसोस हुआ इसके बारे में सुनकर। वो सपाट अंदाज में बोला, दरअसल में वो कहने में थोड़ा सा हचकचाई। क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। वो दिलावर बलूच और उम्मा बी की मौजूदगी के बाज़ धीमी आवाज़ में बोला, मैं चाहती थी कि कुछ दिन अगर अमीना को अपने साथ हवेली में ले चलूं, तो इसका माहौल बदल जाएगा, तो मज़ीद अच्छा असर पड़ेगा। मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रही। अगर आपको मुनासिब नहीं लगी मेरी तजवीज़, तो बेशक मुझे बता दीजिएगा।
कोई मजबूरी नहीं। इसने डरते हुए अपनी बात इसके सामने रखी। कोई मसला नहीं, ठीक है, तुम बुला लो इसे मेहमान खाने में, इसके लिए जगह बन जाएगी, जिसमें मेरी बलूचन की खुशी, इसमें मेरी खुशी। आखिरी अल्फाज कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा गया। थैंक यू सो मच, इसने खुखला कर कहा और उठकर बाहर निकल गई ताकि अमीना को कॉल करके अपने साथ जाने का बता सके। वापस हवेली आते हुए इनका पूरा रास्ता हाद और हादिया का छोटी छोटी बातों से कटा था, जबकि अमीना चुपचाप सी गाड़ी से बाहर देख रही थी। इसने अपने आंसू मुश्किल से रोके हुए थे। वो हाद के सामने रोना नहीं चाहती थी। हवेली आ चुकी थी। हाद बलूच ने हारन दिया। गेट के पास मौजूद गार्ड ने जल्दी से गेट खोल दिया। हाद बलूच जन से गाड़ी अंदर ले गया और पोर्च में जाकर गाड़ी को ब्रेक लगाए। अमीना अभी भी वैसे ही चुप और सोचों में गुम बैठी थी। हाद ने गाड़ी से उतरकर हादिया की साइड वाला दरवाज़ा खोला। आओ हादिया, आवीज़ा को मुझे दो। अमीना इसकी आवाज़ सुनकर यकदम चौंकी और जल्दी से नीचे उतर आई और आस को गोद में उठाकर इनके पीछे पीछे चलने लगी। हाद ने आवीज़ा को उठाया हुआ था। हादिया ने लाउंज में कदम रखा तो दूर से ही इसको जर्श ब्लूच लाउंज में बैठी नज़र आ गई। वो चलती हुई इनके पास पहुंच गई। इसने खुशगवार लहजे में इनको सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम मासा, कैसी हैं आप? वो सलाम करके इनके आगे झुकी ताकि वो इनसे सर पर प्यार ले सके। वालेकुम अस्सलाम, अरे मेरी बेटी आ गई। उन्होंने उठकर इसको गले लगा लिया। वो भी इनके गले लग गई। मामा, बेटी के साथ आपका हैंडसम सा बेटा भी आ गया है, थोड़ी इस पर भी तवज्जो दें। हाथ भी इसके पीछे आया था और शरारत से बोला। हादिया ने इसकी तरफ देखा। वो मुस्करा रहा था। मैं अपने बच्चों को कैसे भूल सकती हूँ, आज तो तुम लोगों के लिए एक हैरान कुन खबर भी है। वो फरते जज्बात से लबरेज लहजे में बोले। वो क्या मासा? वो भी एक्साइट हो गया था। इसने हादिया को देखा जो इसकी तरफ ही देख रही थी। दोनों की नज़रें मिलें तो दोनों ने एक दूसरे को हैरानगी से देखा। चाहत मिल गई है और सबसे बड़ी खुशी की खबर, मेरा पाता बराक भी। क्या सच? चाहत मिल गई? हादिया की खुशी दीदनी थी। मासा बराक? हाद बलूच ने अचंभे से इन्हें देखकर कहा। यारम और चाहत का बेटा और इस ख़ानदान का पहला वारिस। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। इनसे अपनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। इनका चेहरा ही इनकी खुशी का इजहार कर रहा था। अब तुम लोग अपने रूम में जाओ और फरेश होकर आओ, फिर मिलकर खाना खाते हैं और खाने की मेज़ पर ही सबसे मिल लेना, अभी बाकी सब भी फरेश हो रहे हैं। उन्होंने मुस्कराकर इनसे कहा। जी ठीक है, हादिया ने फर्माबरदारी से कहा। ये जर्श बलूच अपनी खुशी में अमीना के बारे में पूछना तो भूल ही गई थीं, जो काफ़ी देर से आस को गोद में उठाए चुपचाप खड़ी थी। मासा, ये मेरी दोस्त है अमीना, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं कुछ दिन अमीना को यहाँ अपने साथ रख सकती हूँ? इसने झिझकते हुए पूछा। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी मेहमान हमारी मेहमान और मेहमान तो अल्लाह ताली की रहमत होते हैं। वो खुश दिली से बोले तो हादिया के दिल और दिमाग पे छाया काफ़ी बड़ा बोझ हट गया। वो मुस्कराकर इनके गले लगी। थैंक यू सो मच मासा। तो जर्श बलूच मुस्कराने लगे। रात के खाने पे जर्श बलूच ने ख़ास एहतमाम करवाया था। सब डाइनिंग टेबल पे मौजूद थे और एक दूसरे से मिलने के बाद सब खुशगवार माहौल में एक साथ खाना खा रहे थे। बराक को चाहत ने अपनी गोद में ले रखा था और अपने साथ खाना खुला रही थी। इसने बराक को दूध के साथ साथ खाना खाने की भी आदत डाल दी थी। तभी इसकी सेहत बहुत अच्छी थी। वो जर्श बलूच की साथ वाली चेयर पे बैठी थी, जबकि यारम बलूच की चेयर इससे काफ़ी फासले पे थी। लगता है शादी मुझसे नहीं मासा से की है मौसूफ़ा ने। वो मुन्ना में बड़बड़ाया खाना खाते हुए इसकी नज़रें मुसलसल चाहत के चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं, मगर चाहत ने एक बार भी इसकी तरफ देखना ग्वारा नहीं किया। आतिश खुद सिसी की प्लेट में खाना डालकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाने पे मजबूर कर रहा था। हाद और हादिया भी एक साथ बैठे धीमी आवाज़ में आपस में बातें करते हुए खाना खा रहे थे, जबकि आस और आवीज़ा दोनों अपनी प्रीम में सो रही थीं। सिसी और हादिया उठकर बर्तन समेटकर किचन की तरफ बढ़ गईं। मम्मी, बराक के सोने का वक्त है, मैं इसे सुलाने जा रही हूँ। सब चाय पीने की गरज से लाउंज में सूफे पर बैठे थे कि चाहत वहाँ से उठकर जर्श बलूच को आगाह करते हुए इनके कमरे की तरफ चली गई। यारम बलूच ने इसे एक बार फिर बराक को लिए जर्श बलूच के कमरे में जाते हुए देखा तो दानत पियस कर रह गया
और अपना अगला लायहा अमल सोचने लगा। चाहत ने कुछ ही देर में बराक को थपक कर सुला दिया। इसे सुलाते हुए इसे खुद भी खबर नहीं हुई कि कब वो भी नींद की आगोश में चली गई। कुछ देर बाद अचानक इसकी जाग खुली तो इसने अपने इर्द गिर्द देखा। बराक कहीं भी नहीं था। इसके जहन में झमाका सा हुआ, कहीं यारम बलूच तो नहीं। इसके दिल में पहले ही बराक को लेकर डर बैठ चुका था। तभी फौरन अपनी जगह से उठी और बाहर निकल गई। सब अभी भी लाउंज में मौजूद थे, आपस में बातें कर रहे थे, मगर इनमें यारम बलूच कहीं नहीं था। वो चाहती तो नहीं थी रात को इस वक्त इसके कमरे में जाना, मगर बराक के लिए इसने दिल पे पत्थर रखकर हौसला किया और कदम बढ़ाए। इसने आहिस्तगी से पैंडल घुमाकर इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी बिखरी हुई थी। यारम बलूच वेस्ट और ट्राउज़र पहने बराक को अपने साथ लिटाते इसके गिर्द बाजू फैलाए आंखें मूंदे सो रहा था। चाहत के तो तन बदन में आग लग गई। ये मंजर देखकर कैसे वो इसके बेटे को इससे छीनकर अपने साथ लगाए सो सकता था। वो पाँव पटकती हुई इसके करीब आई और दोनों बाजुओं से बराक को इसके पास से उठाने ही लगी थी कि यारम बलोच ने इसकी बाजू से खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। वो इस उफ्ताद के लिए कतान तैयार नहीं थी। तभी लचकीली डाल के मानिंद इस पे आन गरी। इस दियो हैकल वजूद की मजबूत गिरफ्त में वो फड़फड़ा कर रह गई। इसका फौलादी बाजू इसकी नाजुक कमर पर कफल जमाए हुए था, जबकि एक हाथ से इसका गुलाल गाल सहला रहा था। इसने खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की थी, मगर सब बेसौध था। वो दियो था और वो नाजुक परी इसकी कैद में मचल रही थी। क्या हुआ मुझे और इस रूम को मिस कर रही थी? मुझे क्या ज़रूरत है किसी को भी मिस करने की? इसने तनक कर कहा। तुम्हारे मुना से झूठ अच्छा नहीं लगता चाहत? इसने इसकी तरफ गौर से देखा। बिल्कुल ठीक कहा, मेरे मुना से झूठ अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम पर धोखा देना और झूठ बोलना किसी की जान लेना अच्छा लगता है। वो गुस्से में बोली तो फिर बोलती ही चली गई। यारम बलोच के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया। इसकी बातें सुनकर, क्या झूठ बोला है मैंने बताओ? सिर्फ सच छुपाया, वो भी तुम्हारी जदाई के डर से। वो इसके करीब आकर गुर्राया। मैं कातिल और धोखेबाज इंसान से बात करना भी पसंद नहीं करती। अपने गुनाहों को मेरी मोहब्बत की आड़ में मत छुपाओ। वो जहर में बुझे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। यारम बलूच इसके मुना से ये सब सुनकर बहुत दुखी हुआ था। वो तो चाहत को वापस पाकर बहुत खुश था, लेकिन ये इसकी गलत फहमी थी कि चाहत फिर से पहले जैसी बन जाएगी। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो, और वो भी मेरे बारे में। आज तक किसी को मुझसे ऐसे बात करने की जुर्रत नहीं हुई। इसने गुस्से से कहा और इसके बाजुओं को इसकी पुश्त से लगाया। छोड़ो मेरे बाजू। चाहत ने इससे अपने बाजू छुड़वाने की नाकाम कोशिश की। नहीं छोड़ूंगा, वैसे भी मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। इसने गिरफ्त और मजबूत कर ली। बेबसी से चाहत की आंखों में आंसू आ गए थे। यारम प्लीज़ छोड़ दें, मेरा बाजू बहुत दर्द हो रहा है। वो रोते हुए बेबसी से बोली। यारम बलोच इसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गया। वो पल भर में सब भूल गया था। इसने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी, लेकिन वो इसकी आंखों की तरफ ही देख रहा था। इसकी नीली समंदर जैसी आंखों में आए हुए आंसू इसकी कमजोरी थे। वो इसको रोते हुए नहीं देख सकता था। चाहत प्लीज़ तुम रो मत, में तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हें रोते देखकर तकलीफ होती है मुझे। वो गंभीर लहजे में बोलता, अपनी उंगलियों के पूरों से इसके आंसू भी साफ कर रहा था। वो कुछ भी नहीं बोली थी, चुपचाप इसकी पल पल बदलती फितरत को देख रही थी। कुछ देर पहले वो गुस्से से बरस रहा था और अब वो बहुत प्यार से बात कर रहा था। चाहत, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मगर मैं अपनी गलती के लिए तुमसे मुआफ़ी मांग रहा हूँ, और कहोगी तो तारमर मुआफ़ी मांगता रहूँगा, मगर मुझे फिर छोड़कर मत जाना, वरना इस बार तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। मेरी गलती की सज़ा देना चाहती हो तो लो। इसने एक हाथ से तकिए के नीचे से लॉडेड गन निकाली, जो वो सरदार बनने के बाद से हमेशा अपने पास रखता था। इसने गन निकाल कर चाहत के हाथ में दी। अपने हाथों से मेरी जान ले लो, ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। मुझे मारकर अगर तुम्हारे दिल में लगी बदले की आग बुझ सकती है, तो लो मेरी जान और बुझा लो अपनी आग। चाहत तो हक तक रह गई। इसके हाथ से गन छोड़कर बस्तर पे गिरी। वो इसके सीने पे थी। वो इतने करीब थे कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे को झुलसा रही थीं। तुम वो वाहिद लड़की हो जिससे मैं खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ,
तुम मान क्यों नहीं जाती हमसे दरमियान रिश्ते की सच्चाई को और मेरे प्यार को? वो गंभीर आवाज़ में कह रहा था। इसके एक एक लफ्ज़ में सच्चाई थी। इसकी गर्म सांसें चाहत को पघला रही थीं, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो इसकी कुर्बत में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो साकत सी इसको ही सुन रही थी। एक अजीब सा तलसम छाया हुआ था। इस वक़्त कमरे में अंदर मुकम्मल खामोशी का पहरा था और पास आ जाओ दिल चाह रहा था तुम्हें करीब से देखने का। आँखों को ठंडक मिली। वो ठंडी आ भरकर बोला और इसके चेहरे पे झूलती हुई लुट को फूंक मारी तो चाहत इस्टपटा कर नज़रें झुका गई। मिलन रुत को शबे फुरकत में मत बदलो। वो इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसे अपने करीब किए, इसकी सांसों पे हकमरानी कायम कर गया। चाहत ने झटपटाते हुए इसके सीने पे मुक्कों की बरसात कर दी, मगर इसकी हरकत पर यारम पे ज़रा बराबर भी असर नहीं हुआ था। चाहत को अपना कीमती हथियार याद आया तो दिल किया था इसकी शर्ट से झनकते बाइस्पस वाले बाजू पर अपने लंबे नाखन गाढ़े, मगर अफसोस वो एक बार फिर से पूरी की पूरी इस वक्त बेबस और इसके रहम व करम पे इसकी आहनी गिरफ्त में मकीद हो चुकी थी। चाहत की नीली आंखें इस वक्त गुस्से और आंसुओं से लबरीज थीं। यारम बलूच हज उठाते हुए रिसान से इसके झटपटाने की सारी कार्रवाई देख रहा था। आई हैट यो यारम, वो जहर खंद नज़रों से इसे देखते हुए गुर्राई। मर्द और औरत में बराबरी का कायल हूँ, तभी तुम्हें अपना नाम लेने से रोका नहीं। मेरा नाम अगर प्यार से इज्जत से लोगी तो यारम बलूच अपनी जान कुर्बान कर देगा, लेकिन बदतमीज़ी बर्दाश्त कतान नहीं करूँगा। डू यू अंडरस्टैंड डेट? इसने अजीब हतक ज़दा अंदाज में इसे अपनी कैद से आज़ाद किया था। इसकी हरकत पर चाहत ने शिशद्र होते इसकी जानिब देखा। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो चाहत ने चौंक कर देखा और दोपटे के पल्लू से चेहरा साफ करते हुए दरवाज़ा खोला। चाहत, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? हादिया ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर चेहरा इंतहाई सुर्ख हो रहा था। दब्त की वजह से और आंखों के सूजे हुए पप्पूटे भी रोने की चुगली खा रहे थे। क्या हुआ चाहत, कोई मसला है? हादिया ने इसके सुते हुए चेहरे को बगौर देखते हुए तशवीश भरे अंदाज में इस्तफसार किया। नहीं, कोई बात नहीं, बस आंखों में शायद कोई एलर्जी हो गई है, मुसलसल पानी निकल रहा है। चाहत ने बरवक्त बहाना बनाया। जी, कुछ कहना था आपने? हाँ, मैंने सोचा अमीना आई हुई है तो क्यों ना आज रात हम सब मिलकर इसके साथ अपनी अच्छी अच्छी यादें शेयर करें, तो इसका दिल भी बहल जाएगा। मैं ससी को भी बुलाने जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, सब मेरे कमरे में मिलकर बातें करेंगे। जी ठीक है, मैं बराक को भी लेकर आती हूँ, रात को जाग गया तो मुझे साथ ना पाकर रोएगा। चलो ठीक है, फिर आ जाओ। हादिया के जाते ही चाहत दरवाज़ा बंद करके अंदर आई और यारम बलूच के चेहरे की तरफ देखे बिना बराक को अपनी बाजुओं में उठा लिया। इससे पहले कि वो बराक को लिए कमरे की दहलीज पार करती, यारम बलूच की काटदार आवाज़ इसकी समातों से टकराई। अगर आज तुम मुझे और इस कमरे को छोड़कर गई ना चाहत, तो दोबारा तुम्हें मेरे दिल और इस कमरे दोनों में जगह नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी गलत फहमी और भूल में है कि मैं दोबारा यहाँ कदम भी रखूँगी, वो भी अपनी मर्ज़ी से। वो दूबदू तलखी से गव्या हुई, मगर वो इसे सरासर नज़रअंदाज करता था कि ज़ोरदार आवाज़ से इसके मुना पे दरवाज़ा बंद करते हुए वाशरूम में चला गया था। चाहत सोए हुए बराक को अपने शाने से लगाए थपकते हुए बाहर निकल गई। कच्ची खट्टी कीरी को मिर्च मसाला लगाए वो चटखारे लेकर खा रही थी। आहम! तभी आतिश बलोच के गला खंगारने की आवाज़ सुनकर इसने पलू में कुच्ची कीरी छुपाई। बहुत गलत बात है मलके है, दिल हम आपके लिए यहाँ हेल्थी डाइट चार्ट बना रहा हूँ और आप इस किस्म की चीज़ें खा रही हैं। वो इसके सर पे पहुंचकर इसके हाथ में से कच्ची कीरी निकालकर इसके सामने करते हुए खफगी भरे अंदाज में बोला तो सिसी सर झुकाए शर्मिंदगी से लब कुचलने लगी। क्या करूं, मेरा ये खाने का ही मन हो रहा था। वो बेबसी से बोली, आज से आप रात को सोने से पहले गर्म दूध पिएंगी, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगी, बल्कि दिन से शुरुआत करते हैं इस डाइट प्लान के मुताबिक। इसने हाथ में मौजूद डायरी की तरफ देखकर कहा और खोलकर पढ़ने लगा। सुबह उठते ही ऑरेंज का फ्रेश जूस वो आपका शहज़ादा आपको अपने हाथों से बनाकर पिलाएगा। इसके बाद ब्रेकफास्ट में
इससे पहले कि वो मज़ीद इसे डाइट चार्ट सुनाता, शहज़ादे, आपसे एक बात पूछूं। इसे तब से एक बात दिल में खटक रही थी, तो वो इस बात को ज़बान पे लाई। पूछें। इसने अबरू उचकाकर इजाज़त दी। आपने इस दिन जेठ सा से मार क्यों खाई? इसने मुना बसूर कर कहा। और वह तो मेरी शहज़ादी को बुरा लगा, इसके शहज़ादे पे किसी ने हाथ उठाया। वो शरारती अंदाज में मुस्करा दिया। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। जब कोई बड़ा हमें मारे तो हम इसके जवाब में इसे मारते नहीं ना, बिल्कुल इनका अदब करते हुए इनकी बात को समझते हैं। मेरे दिल में भी इनके लिए इज्जत और एहतराम है, इसीलिए चुपचाप मार खा ली। वैसे इनकी मार में भी मेरे लिए प्यार छुपा था। वो हम भाइयों का आपसी मसला है, आप टेंशन ना लें, आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। वो इसकी लंबी चटिया को हाथ में लपेट रहा था। मेरे बड़े भाइयों के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आतिश बलूच की तरफ आंख भी उठाकर देखे। अपनी तरफ उठने वाले हाथ को आतिश बलूच आतिश में ही भस्म कर देने की हिम्मत रखता है। वो हल्की आवाज़ में ज़ेरे लब बड़बड़ाया, क्या कहा आपने? सिसी को इसकी आखिरी बात समझ में नहीं आई, तो इसने पूछा, कुछ नहीं, आगे का सुनो। इससे पहले वो इसे फिर से वो रोका, फीका डाइट प्लान सुनाता। मासा का आपने बताया नहीं? वो अगला सवाल पूछने लगी। वो अहद ने इन्हें यहाँ वापस इनके पुराने घर छोड़ दिया है। मैं इन्हें कहा भी था कि आप अब हमारे साथ हवेली में रहें, मगर वो बज़द थीं कि बेटियों के घर रहना मायूब लगता है। शहर की बात और थी, यहाँ गांव वाले बातें बनाएंगे। उन्होंने मना कर दिया यहाँ रहने से, तो मैंने इन्हें कहा कि जैसी आपकी खुशी, अब वो अपने पुराने घर में हैं। तुम जब भी चाहो मैं तुम्हें ले जाऊंगा इनसे मिलवाने। दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ सुनकर सुसी ने उठकर दरवाजे पर देखा तो हादिया थी। वो आतिश को अपने हादिया के साथ जाने का बताकर इसके साथ बाहर निकल गई। वो इत्तराब में मुब्तला टेरेस में खड़ा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। है बिग बरो, व्हाट्स हैपेंड? हाथ बलूच ने पीछे से आकर इसके शाने पे हाथ रखकर इस्तफसार किया। नथंग। वो पलटे बिना गंभीर आवाज़ में फ़कत इतना ही बोला, लेट्स पार्टी टू नाइट बरादरस। पीछे से आतिश बलूच की शरारती आवाज़ पे हाथ और यारम दोनों ने बीक वक्त पलट कर देखा। क्यों ना आज बीचलरस पार्टी मनाएं? वो आंख विंक किए बोला, ये हमारी उम्र नहीं बीचलरस पार्टी मनाने की। हाथ ने मुना बनाकर कहा, क्या हुआ, उमर को दिल जवान होना चाहिए। भाई अब हम बच्चों के बाप बन गए हैं, बीचलर कहाँ से हैं? हाथ ने अफसरदा आवाज़ में कहा, ओए शोदे, तरसी हुई अवाम, बीवियाँ पास नहीं तो बीचलर ही हुए ना चलो। अपने पुराने बीचलर सेक्रेट रूम में चलें, बहुत वक्त हो गया एक साथ इंजॉय किए हुए। लो भाई हम भी चलते हैं फिर। हाथ भी इनके पास आकर बोला तो तीनों हवेली की पिछली तरफ बने एक कमरे की तरफ बढ़ गए। जब वो स्कूल और कॉलेज में थे तब छुट्टियों में यहाँ मिलकर इंजॉय करते थे। आतिश बलूच ने दरवाज़ा खोला तो यारम जाकर पहले सूफे पे टांग चढ़ाए शाहाना अंदाज में बैठ गया। कमरे में टू सेटर सूफा ही था। हाथ भी खाली सेट पे जाकर बैठ गया। आतिश बलूच ने दोनों की तरफ अब्रू उचकाकर सपाट अंदाज में देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, कोई अच्छी सी हॉलीवुड मूवी देखें? इसने मशूरा दिया। ओके लगा यार। हाथ ने इसे इजाज़त दी। आतिश बलूच एक नई मूवी लगाई और रिमोट उठाकर धप करके सूफे पे गिरने के अंदाज में लेटा, सर यारम बलूच की गोद में जबकि टांगें हाथ पे थीं। ये क्या बदतमीज़ी है? हाथ ने इसकी टांगों को पीछे धकेलकर गुस्सेली करख्त आवाज़ में कहा, वाह जी, आप लोग बड़े होने का रूप जमाओ और मुझ बेचारे को जगह भी ना दो बैठने की। वो मुन्ना फुलाकर बोला, चल शाबाश, उठ यहाँ से और पहुँच अपनी पुरानी जगह। यारम बलूच ने इसे नीचे बच्छे हुए कारपेट की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहा, और मैं तेरी बीवी नहीं जो प्यार से अपनी गोद में लटाकर तेरे बाल सहलाऊंगा। अब की बार यारम बलूच मुस्कराकर बोला, आपकी बीवी भी आपके इन रोमांटिक होने पर ही आपको छोड़ गई होगी। वो इन दोनों से उठता हुआ कशन कमर के पीछे लगाकर कारपेट पे बैठा। छोटे, जा ज़रा कुछ खाने पीने को तो लेके आ। अभी मूवी चलते हुए आधा घंटा ही हुआ था कि हाथ ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए आतिश से कहा, थोड़ी देर पहले तो खाना खाया था, पेट है या अंधा कनवा जो भरा नहीं था। वो जलकर बोला और सर झटक कर मूवी वहीं पूज करते हुए बाहर से जाकर चप्स और जूस के साथ कोक भी ले आया। लें भाई। इसने कोक यारम की तरफ बढ़ाई। जूस दो यार, कोक इंसानी जिस्म के लिए अच्छी नहीं। इसने कोक छोड़कर जूस पकड़ा। यार एक तो डॉक्टर होना भी नरा अजाब है,
इस उम्र में भी बच्चों की तरह जूस। हाथ ने कोक पकड़कर मुना से लगाते हुए बड़े बड़े घूंट भरे और यारम को टोंट मारी जूस पीने पे। तो यहाँ बैठेगा आराम से या चप्पस की जगह घूसा खाएगा? यारम बलूच ने तीखे चतूनों से घूरते हुए कहा। ओवे तेरी तो हट पीछे छोटे, क्या यार पूरी मूवी में अब पहली बार एक काम का सीन आया था और तूने सारा मज़ा करकरा कर दिया। चल रिवाइंड कर सीन। हाथ ने आतिश बलूच को पीछे धकेलते हुए कहा। बंदा गली का कुत्ता बन जाए मगर छोटा न बने, किस्म से कोई ज़िंदगी नहीं छोटे की छोटे ये कर वो कर। वो गुस्सेली आवाज़ में बड़बड़ाया। नहीं करूँगा। रिवाइंड क्या कर लेगा? वो अपनी जगह पे बैठकर चप्स का पीठ खोलकर मुना में चप्स डालते हुए बोला। हाथ इससे रिमोट लेकर मुझे दे। और यारम ने हाथ को आंख विंक किए इशारा किया तो वो पुरस्कार सा मुस्कुरा दिया और आतिश से रिमोट खींचा, मगर आतिश की रिमोट पे पकड़ मजबूत थी। हाथ के हाथ में रिमोट नहीं आया तो इसने आतिश से चप्स का पैकेट खींचकर इसी के सर पे उलट दिया। आतिश ने कमर के पीछे से कशण निकालकर हाथ की तरफ उछाला। हाथ ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए दूसरा कशण इसकी तरफ उछाला। इतनी देर में यारम इससे रिमोट खींचकर सीन रिवाइंड कर चुका था। अवे रुको यार, पहले सीन चेक करो। वो दोनों लड़ाई रोककर LED की स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हुए। तीनों खड़े हुए पूरे इन्हमाक से वो सीन देखने लगे। जैसे ही सीन शुरू हुआ अचानक लाइट चली गई। आवर शिट, तीनों बीक वक्त बोले। ये सब तेरी वजह से हुआ है। वो तीनों कशण एक दूसरे की तरफ उछालने लगे। तीनों के कहकाए और खखलाहटें कमरे में गूंजने लगीं। आवा, ये लाइट को भी अभी जाना था। हादिया खफगी भरे अंदाज में बोली। अच्छा मैं माचिस लेकर आती हूँ, फिर कैंडल जलाते हैं, जनरेटर ख़राब है। हाथ से कहूँगी कल ही ठीक करवाने के लिए। रुको हादिया, तुम आस और आविज़ा के पास रहो, मैं लेकर आती हूँ। तुम मुझे बताओ कहाँ रखी है। मैं ले आती हूँ, सिसी ने कहा। नहीं अंधेरा है बाहर, तुम कहीं खुदा नख्वास्ता सीढ़ियों से गिर ना जाओ। चाहत ने कहा। जाओ अमीना, आप ही ले आओ। चाहत ने कहा तो अमीना कमरे से बाहर निकल गई और सीढ़ियाँ उतरकर जैसे ही किचन की तरफ बढ़ रही थी, ऐन इसी वक्त किसी आहनी वजूद से टकरा गई। इसके पास से मर्दाना परफ्यूम की महक उठ रही थी। इसकी सांसें जैसे रुकने लगी थीं। अपनी धड़कनें अपने ही कानों में सुनाई देने लगीं। वो इस वक्त दो मजबूत बानहों के हिसार में थी। पूरा वजूद जैसे इसकी गर्म सांसों से जलने लगा था। बदन में सनसनाहट दौड़ी, इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा था। आप कौन? वो बेमुश्किल अपना हलक तर करती घटी घटी आवाज़ में बोली। तभी मुकाबिल ने लाइटर जलाया और इसमें से निकलता आग का शाला अंधेरे को चीरता हुआ मध्यम सी रोशनी फैला गया। अमीना ने लरजती हुई पलकें उठाकर सामने देखा। वो कोई अनजान था जिसे इसने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी आंखों में ज़रा भी शनासाई की रमक नहीं थी। इसने हवेली के सब अफराद को देख लिया था। वो शख्स इनमें से नहीं था। अमीना ने हैरान कुन नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। आदम? मुकाबिल मौजूद शख्स गंभीर आवाज़ में बोला। अमीना ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। अपनी कमर के गिर्द इसके हाथों पे अपने हाथ रखकर इससे दूरी बनानी चाहिए। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।